नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेईई एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अपने बीएफएम का यूनिट नंबर 20 का थ्योरी पोर्शन, तो जो कि टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को समझने से पहले डेरिवेटिव होता क्या है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहले हम लोग डेरिवेटिव को समझेंगे। तो डेरिवेटिव को समझने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने एक एग्जांपल लाया हूँ। इस एग्जांपल से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रहा है, कोई फार्मर है, ठीक है, वो व्हीट ग्रो करता है, गेहूँ ग्रो करता है, उपजाता है वो, और उसका प्राइस है ₹50 पर केजी। लेकिन उसको डर है प्राइस जो है नीचे गिरेगा, ठीक है। और व्हेन द प्रोडक्ट इज़ रेडी फॉर सेलिंग, जब आज से 3 महीना बाद जब उसका गेहूं जो है बेचने योग्य होगा तो प्राइस घटेगा, उसको इस बात का डर है। अभी के डेट में, आज के डेट में उसका प्राइस है 1 केजी का ₹50। तो उसने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया, किसके साथ, एक बायर के साथ। वो बायर जो है सहमत है कि वो उस व्हीट को ₹50 पर केजी पे खरीदेगा 3 महीना बाद आज से। चलिए, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, जब 3 महीना हो जाएगा दोस्तों, जब 3 महीना हो जाएगा तो दोस्तों आफ्टर 3 मंथ द मार्केट प्राइस ऑफ द व्हीट इज, अब देखिए हुआ गया, 3 महीने बाद जो व्हीट का मार्केट प्राइस था वो था ₹40 पर केजी। वो कितना था दोस्तों, वो था ₹40 पर केजी। और लेकिन फार्मर विल हैव राइट टू सेल इट एट, अब देखिए फार्मर को तो एक राइट है कि उसे बेच सकता है वो ₹50 पर केजी में दूसरे पार्टी के पास। तो यहाँ फार्मर एक एग्रीमेंट में इंटर किया। क्यों एग्रीमेंट में इंटर किया, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता था अगेंस्ट द डाउनफॉल, क्योंकि उसको लग रहा था कि पैसा, उसका प्राइस घटेगा, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, ₹50 की जगह ₹40 हो गया, तो प्राइस घटा, लेकिन वो अभी भी ₹50 में ही बेचेगा। तो इस ट्रांजैक्शन में फार्मर को एक बेनिफिट मिला। कितना रुपये का बेनिफिट मिला, ₹10 का बेनिफिट मिला, ठीक है। तो उसको ₹10 का लॉस से बच गया वो। और बायर जो था, जिसके साथ उसका एग्रीमेंट था, जो बायर था, उसको ₹10 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो देखिए, एक को प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि आखिर बायर जो है फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया, वाई बायर इंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर। तो बायर के पर्सपेक्टिव पे आप यदि सोचिए, वो ये सोच रहा था कि व्हीट का प्राइस जो है इस 3 महीना में बढ़ेगा और वो फार्मर से केवल चीप रेट पे यानी ₹50 पे ही खरीदेगा, ठीक है। तो उसके दिमाग में ये था कि प्राइस जो है व्हीट का बढ़ेगा, लेकिन हुआ क्या, प्राइस घट के ₹40 हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फार्मर और बायर के बीच में, इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे फार्मर किया हेजिंग, फार्मर जो काम किया उसे हेजिंग कहते हैं। हेजिंग मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो फार्मर रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट किया, सिक्योर किया। और बायर ने क्या किया, स्पेकुलेशन किया। बायर ने क्या सोचा था, स्पेकुलेशन का मतलब होता है बेट करना, बेटिंग, जिसे हम लोग कहते हैं बेटिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये बायर ने ये सोचा कि हाँ प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो हमको फ़ायदा होगा, लेकिन उल्टा हुआ। तो ये दो चीज़ है, हेजिंग और स्पेकुलेशन। इसका मीनिंग आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जरा इसमें जो टर्मिनोलॉजी आया है सामने उसको जरा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आया है वो है करंट मार्केट प्राइस। क्या है दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस को हम लोग बोलते हैं स्पॉट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉट प्राइस, ठीक है। जिस रेट पे दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो रेट कितना है, ₹50 पर केजी, यही है ना रेट, जिस रेट पे पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइक प्राइस या डिलीवरी प्राइस। तो जिस रेट पे पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि ₹50 पर केजी है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइक प्राइस या डिलीवरी प्राइस। और करंट मार्केट रेट को हम लोग कहते हैं दोस्तों स्पॉट रेट। जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो दोनों इंटर हुए हैं उसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और जो एसेट है हमारा, एसेट यहाँ पे क्या है, व्हीट है, ठीक है, जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। और जो प्रॉफिट या लॉस है पार्टीज को सहना पड़ा उसे कहते हैं पे ऑफ। और जो लास्ट डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसे कहते हैं एक्सपायरी डेट। तो ये 5-6 टर्म आपको पता होना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस यानी आज का मार्केट प्राइस, जो कि आपने देखा कि घटकर ₹40 पर केजी हो गया था, ठीक है, तो वो हमारा स्पॉट प्राइस होगा। जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया था वो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है या डिलीवरी प्राइस भी इसे कहते हैं। और दोस्तों ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसे डेरिवेटिव क्यों कहा गया है,
क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है वो अंडरलाइंग एसेट से डिराइव हुआ है। और अंडरलाइंग एसेट क्या क्या हो सकता है, सिक्योरिटीज़ हो सकता है, कमोडिटीज़ हो सकता है, इंडेक्सेस हो सकते हैं, कुछ भी जिसके पास विच हैज़ ए पॉसिबिलिटी अटैच टू इट। मतलब सिक्योरिटी के साथ पॉसिबिलिटी अटैच है ना, बढ़ सकता है या घट सकता है, वैसा ही कमोडिटी के साथ भी है, सेम इंडिसेस के साथ भी है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसका पॉसिबिलिटी है बढ़ने या घटने का, उसको हम लोग अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। इस वाले केस में जो अंडरलाइंग एसेट था वो था हमारा गेहूँ का प्राइस, है ना, गेहूँ का प्राइस हमारा अंडरलाइंग एसेट था। अब दोस्तों इस ग्राफ को समझिए, इस ग्राफ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, ये बायर के पर्सपेक्टिव में है और ये फार्मर के पर्सपेक्टिव में है। पहले फार्मर वाला केस देखते हैं। देखिए पे ऑफ मैंने बताया ना, प्रॉफिट या लॉस, तो यदि ऊपर है तो समझिए प्रॉफिट है, यदि नीचे है तो समझिए लॉस है, ठीक है। अब ये है हमारा प्राइस एट मैच्योरिटी, और दोस्तों ये क्या है, हमारा स्ट्राइक प्राइस है। ये क्या है, हमारा स्ट्राइक प्राइस है। मैंने बताया इसे 50 रुपये पर केजी था, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो आपका स्पॉट प्राइस है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ना स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो ये प्राइस एट मैच्योरिटी ये वाला एक्सिस शो कर रहा है, तो वही स्पॉट प्राइस होगा, ये होगा हमारा क्या, स्पॉट प्राइस, ठीक है। मैच्योरिटी जब हो रहा है तब का प्राइस। तो यदि प्राइस एट मैच्योरिटी इस रेंज में है, इस वाले रीजन में है, तो ये वाला रीजन में क्या होगा, फार्मर को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि प्राइस कम है। और यदि इस रीजन में आते हैं तो फार्मर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लॉस और प्रॉफिट देख सकते हैं। और हो सकता है कि अनलिमिटेड लॉस हो, या हो सकता है फार्मर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो, ठीक है। सिमिलरली आप बायर के लिए देखिए, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, तो स्ट्राइक प्राइस से कम वाले प्राइस पे बायर को क्या है, लॉस है, ठीक है। और उसके ज़्यादा वाले प्राइस से बायर को क्या है, प्रॉफिट है। तो ये दोनों ग्राफ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और ये लीनियर ग्राफ है, ग्राफ का नेचर क्या है, लीनियर है। चलिए तो डेरिवेटिव के बारे में हम लोग समझे कि डेरिवेटिव का अपना कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होता है, डेरिवेटिव हैज़ नो इंडिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू कहाँ से आता है, तो अंडरलाइंग एसेट के यहाँ से आता है। अब जैसे कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेते हैं, कॉल ऑप्शन जो है एक डेरिवेटिव का एग्जांपल है। इसमें जो वैल्यू आता है वो कहाँ से आता है, वो है शेयर मार्केट। तो शेयर से हम लोग आगे कॉल ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंडरलाइंग एसेट इस केस पे कौन सा होता है, शेयर होता है। जैसे ऊपर वाले केस में अंडरलाइंग एसेट क्या था, हमारा वीट था, वीट का प्राइस था, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा अंडरलाइंग एसेट होता है, जहाँ से डेरिवेटिव का वैल्यू आता है। डेरिवेटिव एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और दोस्तों इसमें ऑलवेज रेफर टू सम फ्यूचर प्राइस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमेशा फ्यूचर प्राइस की हम लोग बात करते हैं। और फ्यूचर प्राइस का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, स्पॉट प्राइस पे डिपेंड करता है। डेरिवेटिव OTC हो सकता है। OTC मतलब क्या हुआ, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब क्या होगा कि दो पार्टीज होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं OTC को। जैसे मान लीजिए कि A है, A जो है 100 शेयर खरीदना चाहता है कंपनी ABC का। एक कंपनी है ABC, उसका 100 शेयर खरीदना चाहता है A, चलिए ठीक है, 3 महीने बाद खरीदना चाहता है, एंड एट ₹100 पर शेयर। कितना रुपये में, 100 रुपया में। चलिए इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ही इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में आया दूसरे पर्सन B के साथ। किसके साथ आया, B के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया, ठीक है। तो A और B में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हु इज़ विलिंग टू ऑफर दिस डील, जो कि बोल रहा है कि ठीक है हम तुमको ऑफर देंगे। तो ये जो एग्जांपल है इसे हम लोग OTC डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। और ये तो हमारा OTC वाला हो गया, ओवर द काउंटर, दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है। वो डेरिवेटिव हो सकता है, एक्सचेंज ट्रेडेड भी हो सकता है। एक्सचेंज ट्रेड में क्या होगा, ए जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में, कहाँ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज में। वो किसी पार्टी को नहीं ढूंढेगा, वो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में और वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेगा। तो ये दो तरह का ये आपका पार्ट है, एक OTC प्रोडक्ट होता है और एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। OTC प्रोडक्ट में दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में एक पार्टी तो हमारा A है और दूसरा पार्टी हमारा स्टॉक एक्सचेंज होगा। यही बेसिक डिफरेंस है हमारा OTC और एक्सचेंज ट्रेडेड के बीच में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग OTC और एक्सचेंज ट्रेड की डिफरेंस एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो OTC में मैंने बताया ओवर द काउंटर, एक्सचेंज ट्रेडेड मैंने बताया आपका एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। तो OTC प्रोडक्ट जो है वो कौन ऑफर करती है, तो OTC मतलब कि ओवर द काउंटर, ठीक है। तो इसमें ये बैंक ऑफर करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर करती है। एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट जो है केवल ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर एक्सचेंज पे ही होता है, ठीक है। इसमें जो OTC में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है, जो अमाउंट है, जो टर्म है, वो क्लाइंट जो भी डिज़ायर करता है वही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ठीक है। प्रीसेट सेटलमेंट डेट है, मतलब डेट भी पहले से ही सेट किया गया है और टर्म्स एंड कंडीशन भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कुछ बैंक्स हैं या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, इसीलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट का डेट और अमाउंट या टाइम टर्म जो भी है वो क्लाइंट के अनुसार होता है। इसके बाद दोस्तों यदि प्राइस की हम बात करें तो OTC प्रोडक्ट में प्राइस का जो कोटेशन होता है वो बैंक करती है, क्योंकि बैंक के द्वारा ही हो रहा है ना, ठीक है। और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में प्राइस ट्रांसपेरेंट होता है, सबको दिखता है वो प्राइस। और किसके बेसिस पे होता है, स्क्रीन बेस्ड ऑर्डर मैचिंग सिस्टम।
यदि हम OTC प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें सिक्योरिटी में चाहे आपका कैश मार्जिन हो, चार्ज ऑन एसेट हो, ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट केस में, तो इसमें जो एक्सचेंज होता है वो डेली कैश मार्जिन के बेसिस पे होता है, इसे मार्क टू मार्केट वैल्यू कहते हैं। इसको हम लोग समझेंगे अगले पार्टिकुलर स्लाइड में, ठीक है। दोस्तों OTC प्रोडक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि A इंटर किया B के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, B कोई बैंक भी हो सकती है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि आपका बैंक रिस्क तो पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए इस पर काउंटर पार्टी रिस्क होता है OTC में। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, ठीक है। एक्सचेंज ये काउंटर पार्ट होता है जो कि मार्जिनिंग सिस्टम के द्वारा रिस्क को मैनेज करता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा OTC प्रोडक्ट है उसमें हम लोग जो सेटलमेंट करते हैं वो फिजिकल डिलीवरी से करते हैं। जैसे एग्जांपल आपने वीट का देखा, तो वीट का जो था वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ फिजिकल डिलीवरी हुआ वीट का, है ना। तो सेटलमेंट जो होता है वो फिजिकल डिलीवरी से होता है OTC की बात करें तो। और यदि हम बात करें एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में तो वो कैश से सेटलमेंट होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और OTC को हेजिंग के लिए यूज किया जाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फार्मर ने जो एग्जांपल जो मैंने बताया आपको, उसमें फार्मर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो बेसिकली अपने आप को हेजिंग से प्रोटेक्ट करने, अपने आप को रिस्क से हेज करने के लिए किया था, है ना। और यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में हमारा जो ये होता है, ये इसका मेन रोल है ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, आपको ध्यान रखनी है OTC और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट के बीच में। अब दोस्तों अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है वो कैसे काम करता है। मान लीजिए 1 जनवरी है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया, आपने देखिए ये जो फ्यूचर है ना वो एक तरह का एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है, ETP है, ठीक है। अब हम लोग एक फ्यूचर की बात करते हैं, हम फ्यूचर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया, एक लॉट लिया 100 शेयर का SBI का, ठीक है, जिसका स्ट्राइक प्राइस दे रखा है 100 रुपया। समझिए इसको ग्राफ से मैं समझाता हूँ, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कितना दे रखा है, 100 रुपया दे रखा है, चलिए। और 100 रुपया पर शेयर है और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 1 महीना का, मतलब 1 महीना का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया। तो बताइए 2 जनवरी को 1 महीना हो जाएगा, तो SBI का जो शेयर प्राइस था वो हो गया 102, ठीक है। तो आपका जो ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट है, आपको क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आपको 200 रुपये का क्रेडिट मिला। क्यों 200 रुपये का क्रेडिट मिला, क्योंकि आपने स्ट्राइक प्राइस रखा था 100। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जिस पे डीलिंग होता है, और असली प्राइस कितना है 102, मतलब 2 रुपया पर शेयर आपको फायदा हुआ। और टोटल शेयर आपने कितना लिया था, 100 शेयर लिया था, तो टोटल फायदा कितना हो जाएगा, 100 गुने 2 यानी 200, समझ में आया। तो आपको 2 जनवरी को आप अपना डीमैट अकाउंट देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ लिखा रहेगा क्रेडिट ऑफ ₹200। उसी तरह आप यदि 3 जनवरी को देखेंगे तो आपने क्या देखा कि स्ट्राइक प्राइस जो शेयर प्राइस है SBI का, जो स्पॉट प्राइस है वो 99 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको कितना मिला, 99 रुपीज़ हो गया। अब आपने ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे डेबिट ऑफ ₹300, ठीक है। कितना देखेंगे, डेबिट देखेंगे ₹300 का, ठीक है। तो 300 का डेबिट देखेंगे। तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए आपने खरीदा था 100 शेयर, ठीक है, SBI का, और आपका जो है प्राइस घटकर हो गया, स्ट्राइक प्राइस था 100 रुपये का, ठीक है, और आपका जो है ये 1 घट गया, 1 यूनिट आपका घट गया, इसीलिए आपका ₹3 × 100 शेयर, ठीक है, 3 रुपये। आप देखिए अभी है 102 पे और ये घट कर हो गया 99 पे, तो 3 रुपये का डिक्रीमेंट हुआ ना। और कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, तो 3 × 100 हो जाएगा 300 शेयर्स, ठीक है। तो आपका टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, टोटल बैलेंस हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी टोटल बैलेंस विल बी ₹100, ठीक है। तो आप देखिए आपका टोटल बैलेंस जो है आपका देखिए, समझिए बात को, आपके पास पहले 100 था, ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्लस 200 और उसमें से माइनस 300, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास जो टोटल बैलेंस मिलेगा वो कितना का रहेगा, वो रुपीज़ मिलेगा 100 का। तो इसे हम लोग कहते हैं डेली सेटलमेंट, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है, मार्क टू मार्केट के थ्रू होता है। दिस इज कॉल्ड अ डेली सेटलमेंट एंड दिस इज डन थ्रू मार्क टू मार्केट, ठीक है। यही हमारा डेली सेटलमेंट है, क्योंकि हम लोग डेली हम लोग सेटल कर रहे हैं अपने पैसे को, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए डेरिवेटिव 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं हमारे ऑप्शंस, और एक होते हैं हमारे स्वैप, ठीक है। यदि हम बात करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लोग फॉरेन करेंसी डिलीवर करते हैं फ्यूचर डेट में एट प्री एग्रीड रेट, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर फॉरेन करेंसी ऑन फ्यूचर डेट एट अ प्री एग्रीड, मतलब रेट पहले से हम लोग एग्री कर लेते हैं, उसी रेट पे हम लोग फॉरेन करेंसी को डिलीवर करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, राजेश एक इम्पोर्टर है, ठीक है, वो मशीनरी परचेज कर रहा है, कहाँ से, USA से, $1 मिलियन के लिए, और पेमेंट जो है वो 3 महीने बाद देगा। आज का रेट है मान लीजिए 60 रुपये, ये स्पॉट रेट है,
तो करंट रेट से राजेश को पे करना पड़ेगा 6 करोड़, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, $1 मिलियन का ट्रांजैक्शन हो रहा है और टोटल आज का रेट है 60 रुपया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो $60 मिलियन हो जाएगा, $60 मिलियन हो जाएगा, जो कि 6 करोड़ के बराबर होगा। लेकिन पेमेंट 3 महीने बाद होगा, ठीक है। मान लीजिए कि डॉलर एप्रिसिएट करके अब वो 70 पे पहुँच गया, तो 3 महीने बाद राजेश को 7 करोड़ देना पड़ेगा। अभी कितना देना पड़ रहा था, अभी के रेट से 6 करोड़ देना पड़ रहा था। तो अपने आप को बचाने के लिए, रिस्क से बचाने के लिए राजेश ने क्या किया कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर गया बैंक के साथ, ठीक है। लेकिन उसको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसको बैंक को एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। ही विल गेट अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ही कैन परचेज 1 मिलियन। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा कि आज से 3 महीने बाद मैं 60 रुपये पर डॉलर के हिसाब से खरीदूंगा, ठीक है, आज से। तो अब देखिए करेंसी का जो डिलीवरी होता है, ये समझ में है आपको ये एग्जांपल, तो यही है हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज। तो करेंसी का जो डिलीवरी होता है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म होता है ऑन द एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और जो डिफरेंस रहेगा, देखिए यहाँ पे डिलीवरी जो होता है करेंसी का वो कब होता है, एक्सपायरी डेट पे होता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल माना जाता है, और जो भी स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच का डिफरेंस है वो या तो क्रेडिट होगा या रिकवर होगा कॉन्ट्रैक्ट पार्टी से, ठीक है। तो ऑन रिक्वेस्ट बैंक में अलाउ डिलीवरी टू टेक्स प्लेस विद इन अ मंथ। हाँ, कभी कभी रिक्वेस्ट करने पर बैंक अलाउ करती है कि 1 महीना तक मैं आपको और समय देता हूँ, एक्सपायरी डेट के बाद आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें, तो इसे हम लोग फॉरवर्ड ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड रेट है दोस्तों, वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को बताता है दो करेंसी के बीच का। तो जिस करेंसी का हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा डिस्काउंट पे होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, आप रुपीज़ ले लीजिए और US डॉलर ले लीजिए। तो US रुपीज़ का जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो हायर है US डॉलर का। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो डिस्काउंट पे होता है, ठीक है। वो क्या होता है, डिस्काउंट पे होता है। चलिए, तो यहाँ पे रुपी जो है वो डॉलर के रेस्पेक्ट में डिस्काउंट पे रहेगा, और डॉलर के कहें तो डॉलर प्रीमियम पे रहेगा। उसी तरह आप ले लीजिए यूरो और US डॉलर को। उसी तरह क्या है कि यूरो का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट US डॉलर से। तो चूंकि यूरो का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो यूरो भी जो रहेगा वो डिस्काउंट पे रहेगा, ठीक है। तो फ्री करेंसी के केस में फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट जो है वो डिफरेंस बिटवीन रिस्क के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब दोस्तों ये तो था हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज, ये जो अभी हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। तो दूसरा टाइप है डेरिवेटिव का, वो है ऑप्शन। अब प्रश्न ये उठता है इसे ऑप्शन क्यों कहा गया, व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको मैंने जब फ्यूचर्स पढ़ा, फ्यूचर्स के बारे में बताया था, तो आपको मैंने बताया था ना, ग्राफ दिखाया था ना, एक ऐसा ग्राफ था और एक ऐसा ग्राफ था। मैंने बताया था कि इसमें अनलिमिटेड लॉस या अनलिमिटेड प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं दोनों केस में। लेकिन हम मान लीजिए कि हम अपने यहाँ पे देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा गया कि हमारे पास एक ऑप्शन है, आप एक्सरसाइज कीजिए या नहीं कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कंपल्सन ही है कि करना ही है, इसीलिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए SBI का शेयर है, वो 100 रुपया पर शेयर के हिसाब से आज के दिन में ट्रेड कर रहा है, और आपने ये सोचा कि ये 3 महीना में बढ़कर 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आपने ये सोचा तो आपने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, जिसका स्ट्राइक प्राइस आपने मान लिया कि 110 रुपया है। देखिए आपने क्या सोचा कि बढ़ेगा वैल्यू, है ना। स्ट्राइक प्राइस आपने क्या रखा, 110 रुपया रखा, ठीक है। और एक्सपायरी पीरियड है 3 महीना का। तो ये आपके पास एक, जैसे आपने ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किए तो आपके पास एक राइट आ गया खरीदने का, एक लॉट यानी कि 100 शेयर। किसका, SBI का। किस रेट पे, 110 रुपये के रेट पे, कभी भी इस 3 महीना के अंतर्गत। आप इस 3 महीने में कभी भी जो है इसे खरीद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी पीरियड 3 मंथ का है। लेकिन इस राइट के लिए आपको एक प्राइस देना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रीमियम। ऐसा तो है नहीं कि राइट आप ले लेंगे और कुछ देंगे नहीं, इसके बदले में आपको प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि प्रीमियम 300 रुपया है कॉन्ट्रैक्ट का, तो प्रीमियम कैलकुलेशन हम लोग स्टडी अभी नहीं करेंगे, प्रीमियम कैलकुलेशन काफ़ी टफ है, तो हमारे बुक में सिलेबस में भी नहीं है। तो प्रीमियम मान लीजिए कि 300 रुपया इस कॉन्ट्रैक्ट का। एक पहला केस लेते हैं दोस्तों, पहला केस लेते हैं 1 महीना के अंदर SBI का जो, 1 मिनट रुकिए मैं बताता हूँ। एक महीने के अंदर दोस्तों SBI का जो शेयर प्राइस था, ठीक है, वो बढ़कर चला गया 150 रुपया, ठीक है। कितना बढ़ गया, 150 रुपया। तो आप क्या कीजिएगा, आप अपना राइट को एक्सरसाइज कीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 150 रुपया हो गया मार्केट प्राइस SBI का, तो आप क्या करेंगे, आप उसे 110 पे खरीदेंगे और आप उसे 150 पे बेचेंगे, ठीक है। तो आपका पे ऑफ यानी आपका प्रॉफिट कितना होगा, पे ऑफ प्रॉफिट एक ही चीज़ होता है। तो देखिए आपने 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस आपका है 110 और सेलिंग प्राइस है आपका 150, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 40। तो वही है मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। और कितना आपके पास, एक 100 कितना शेयर है आपके पास, तो 100 शेयर है, ठीक है। लेकिन आपने प्रीमियम भी तो दिया है, तो 1 महीना का प्रीमियम घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3700 रुपया। तो
तो आपका ये प्रॉफिट हो गया। केस 2 में क्या है कि मान लीजिए शेयर प्राइस जो है कभी 100 रुपया क्रॉस ही नहीं किया पूरे के पूरे 3 महीने में, तो आप देखिए आपने जो स्ट्राइक प्राइस रखा है वो 110 का रखा है, यानी आप 110 रुपया पे खरीदेंगे। अब इस 100 रुपये से ऊपर गया ही नहीं, तो मैंने बताया ना कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं भी कर सकते हैं। तो आप क्यों करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को? आप बताइए क्यों करेंगे? क्योंकि आप 100 रुपये में खरीद कर आप 110 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में क्यों बेचेंगे उसे, है ना। तो दोस्तों इसीलिए जो है आप इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेंगे, तो कुल मिलाकर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा ना, ठीक है। प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? 300 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉस हो गया 300 रुपया का। तो समझ में आया आपको कि ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। तो इसको आप ग्राफिकली यदि आप प्लॉट करें तो आप इस ग्राफ को देखिए, समझिए। इस ग्राफ में वाई एक्सिस में मैं प्रॉफिट को दिखा रहा हूँ, जो कि ऊपर प्रॉफिट है नीचे लॉस है, और यह हमारा शेयर का प्राइस है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना देर लॉस है। लॉस क्यों है? क्योंकि आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो आपको 300 रुपये का प्रीमियम देना पड़ रहा है, इसलिए ग्राफ डाउनवर्ड है, और 300 रुपया फिक्स है, इसीलिए स्ट्रेट गया। लेकिन जैसे ही आपने 1 महीना बाद आपने क्या देखा कि शेयर का प्राइस जो है वो 150 रुपया हो गया है, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किया और आपने 110 पे खरीदा, 150 पे बेचा, तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हुआ। तो ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इस स्टेज में क्या हो रहा है, इतना दूर में क्या हो रहा है कि जो आपका 300 रुपया का जो लॉस था उसको वो रिकवर हो रहा है, और फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। और इस प्राइस को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे नहीं आपको प्रॉफिट है नहीं आपको लॉस है, ठीक है। और ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। तो दोस्तों इस ग्राफ से आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। जो भी चीज़ मैंने ऊपर समझाया उसको ग्राफ से आप समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो था, हमने देखा राइट टू बाय। यहाँ पे हमारे पास एक खरीदने की राइट थी, खरीदने का राइट था हमारे पास, है ना। हमारे पास एक राइट था खरीदने का। अब दोस्तों एक और राइट होता है हमारे पास बेचने का। आइए उसे समझते हैं। मान लीजिए SBI का शेयर आज के डेट में 100 रुपया है, ठीक है। और आपको लगा कि पिछले केस में क्या लगा था कि बढ़ेगा 150 पहुँचेगा, और आपको लगा कि ये जो है अगले 3 महीने में 50 रुपया घट के चला जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ भी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे जिसका स्ट्राइक प्राइस रखेंगे आप 90 रुपया, और एक्सपायरी 3 महीने में जाएगा। लेकिन ये ऐसा कहेगा कि यू हैव द राइट टू सेल। अब आप ये बताइए दोस्तों, 100 रुपये आज के डेट में है तो आप उससे ज़्यादा प्राइस में क्यों खरीदिएगा? आप तो कम प्राइस में ही खरीदिएगा ना, ठीक है। तो हाँ, तो दोस्तों यू हैव राइट टू सेल 1 लॉट। देखिए तो 1 लॉट ऑफ SBI एट ₹90 एनी टाइम। तो दोस्तों खरीदेंगे दोनों केस में आप ही खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्या कहेगा कि आपके पास एक राइट है। पिछले केस में एक राइट था खरीदने का, ठीक है, 110 रुपये पे, जो कि आपका ये था, ठीक है, राइट टू सेल 1 लॉट ऑफ SBI एट ₹90 एनी टाइम। आप 90 रुपये में कभी भी उसे बेच सकते हैं विदिन 3 मंथ आप। लेकिन पिछले केस में क्या था? पिछले केस में आपके पास राइट टू बाय था, राइट टू बाय एट ₹110 एनी टाइम विदिन 3 मंथ। यहाँ पे राइट टू सेल है ना। ये दोनों में क्लियर रखिए डिफरेंस। यहाँ पे कौन सा राइट है आपके पास? सेल का राइट है, ठीक है। तो 90 रुपये में आप कभी भी उस पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है, उस पार्टिकुलर शेयर को बेच सकते हैं। तो मान लीजिए कि प्रीमियम भी यहाँ भी 300 है। तो पहला केस ले लेते हैं कि जब शेयर SBI का घटकर 50 रुपया पहुँच गया 1 महीने में, तो ऑब्वियस सी बात है आप 50 रुपये में उस शेयर को खरीदेंगे और 90 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? तो 90 माइनस 50, कितना शेयर आपके पास? 100 शेयर है, और आपको प्रीमियम कितना देना पड़ा? 300 रुपये, यानी 3700 का आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मान लीजिए कि शेयर जो SBI का बढ़कर हो गया 100 रुपया, 90 से बन गया 100 रुपया। तो इस केस में आप ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपये में खरीद के 90 रुपये में बेचेंगे, तो आपको तो लॉस ही है ना। तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, आपका पे ऑफ हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों केस में आपको क्लियर हो गया। पहले केस में हमारे पास राइट टू बाय था, सेकंड केस में हमारे पास राइट टू सेल था। अब आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन को आप समझिए आसानी से, ये 2 एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसके बीच में क्या है, जिसमें क्या है दोस्तों कि जब बायर किसी ऑप्शन का उसको एक राइट मिल जाता है, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको करना ही करना, ऐसा नहीं है। तो पहला ऑप्शन टू बाय होता है, उसे हम लोग कॉल ऑप्शन कहते हैं। तो पहला केस था वो हमारा कहलाएगा कॉल ऑप्शन। और जब ऑप्शन टू सेल आता है हमारे पास, जैसे दूसरे केस में हमारे पास ऑप्शन था कि हम उसे 90 रुपये में बेच सकते हैं, है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं पुट ऑप्शन। तो कॉल होता है बाय करना और पुट होता है हमारा सेल करना। अब ऑप्शन और फॉरवर्ड में क्या अंतर है? तो जरा डिफरेंस देख लीजिए। फॉरवर्ड को हमने देखा ना, फॉरवर्ड एक्सचेंज। अब जरा ऑप्शन और फॉरवर्ड में अंतर देखिए अंतर क्या है कि यहाँ पे बायर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे राजेश के केस में 60 कॉल ऑप्शन खरीदा था, ठीक है, राजेश ने कॉल ऑप्शन खरीदा था 100 शेयर का 3 महीना से ना। तो जिस प्राइस पे ये एग्रीड होता है उसे हम लोग स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ये मैंने बताया ना आपको, स्ट्राइक प्राइस है। तो रिलायंस का मान लीजिए कि प्राइस जो शेयर का है 70 रुपया हो गया,
ठीक है। तो राजेश क्या करेगा, स्टॉक को 60 रुपये पे खरीदेगा और प्राइस जो है 70 है, तो यहाँ पे 10 रुपये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो प्राइस होता है उस डेट पे उसे कहते हैं स्पॉट प्राइस। तो यहाँ जो रिलायंस का जो शेयर का दाम है 70 रुपया, वो स्पॉट प्राइस होगा। मान लीजिए 3 महीने बाद जो है प्राइस, रिलायंस का जो शेयर था उसका प्राइस था 50 रुपया, और राजेश ने क्या लिया था, कॉल ऑप्शन लिया था। तो जैसे आपने देखा कॉल ऑप्शन लिया है तो उसके पास राइट टू बाय आ गया। राइट टू बाय क्या कितना का आ गया, 60 रुपये का कॉल ऑप्शन था ना, तो मतलब कि वो 60 रुपये पे जो है वो उस शेयर को खरीद सकता है। अब देखिए प्राइस घटकर हो गया 50 रुपया। अब बताइए, मान लीजिए 60 रुपये में वो खरीद भी लेगा तो 50 रुपये में बेच के उसको फ़ायदा मिलेगा क्या? हाँ, तो उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए जो है वो बोलेगा कि हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हाँ, इस ऑप्शन को वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो कॉल ऑप्शन जो है वो होता है ऑप्शन टू बाय, एंड पुट ऑप्शन इज ऑप्शन टू सेल। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो अब आप ये बताइए कि कब आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, इसको समझिए। कब आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों? जब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस आपका बढ़ेगा। कॉल ऑप्शन का मीनिंग क्या हुआ? कॉल ऑप्शन का मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए कि राजेश के केस में 60 रुपया पे उसने एक कॉल ऑप्शन ले लिया, ठीक है, रिलायंस के शेयर का, ठीक है, और रिलायंस के शेयर का एग्जाम्पल ही आपने देखा है, ठीक है। ये 70 रुपये जब स्पॉट प्राइस हुआ, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि वो 60 रुपये में खरीदेगा, ठीक है, और 70 रुपये में बेचेगा। तो जब वो प्राइस बढ़ेगा तभी वो कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। और पुट ऑप्शन में क्या है, पुट ऑप्शन में मान लीजिए कि 60 रुपये का वो पुट ऑप्शन कर लेता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो 60 रुपये पे उस शेयर को कभी भी बेच सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्राइस आपका घट गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कम दाम में खरीदेगा और 60 रुपये में बेचेगा। तो वो पुट ऑप्शन तब एक्सरसाइज करता है जब प्राइस घटता है। ये 2 चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें 3 टर्म आता है, ठीक है। कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, जब प्राइस हमारा बढ़ता है, ठीक है। इसको आप ग्राफिकली भी याद रख सकते हैं। तो जैसे आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है, अभी आपने ऑप्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन में आपने ग्राफ देखा था, ऐसा ग्राफ बना था, याद है? यहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस होता था, ठीक है। तो जब प्राइस हमारा बढ़ रहा है, प्राइस हमारा जब बढ़ता है तो हम लोग कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, कॉल ऑप्शन। और जब प्राइस घटता है तो हम लोग पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होता है और पुट ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए 3 टर्म आता है, एट द मनी, इन द मनी और होता है आउट ऑफ मनी। चलिए एट द मनी को समझते हैं। एट द मनी में क्या होता है दोस्तों कि आपने एक कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि आप 60 रुपये पे स्टॉक को खरीदेंगे, ठीक है। आपने एक कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि 60 रुपये पे हम स्टॉक को खरीदेंगे 3 महीने में कभी भी। चलिए 3 महीने में क्या हुआ कि जो स्टॉक प्राइस था यानी स्पॉट प्राइस जो था वो 60 ही रुपया है, ठीक है। तो दोनों बराबर है, तो ना ही आपको लॉस होगा, नहीं गेन होगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे एट द मनी, ठीक है। इन द मनी में क्या होता है दोस्तों, इन द मनी में क्या होगा कि आपने एक कॉल ऑप्शन लिया कि आप स्टॉक को 60 रुपये में खरीदेंगे 3 महीने बाद, ठीक है। अब 3 महीने बाद आपने देखा क्या कि स्पॉट प्राइस बढ़कर हो गया 70 रुपया। अब आप बताइए 70 रुपया में आपको तो खरीदना था, तो 60 रुपये में आपने खरीदा और 70 रुपये में आपने बेचा, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने पैसा कमा लिया, और इसी को कहते हैं हम इन द मनी। तो इन द मनी में हमेशा क्या होता है, हमें इन द मनी हमेशा हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन यदि यही चीज़ पुट ऑप्शन में होता तो पुट ऑप्शन में क्या होता, तो पुट ऑप्शन में देखिए मान लीजिए कि एक पुट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। पुट ऑप्शन मान लीजिए कि ₹60 रुपये का आपका पुट ऑप्शन है, तो पुट ऑप्शन 60 रुपये का है, इसका मतलब कि आप 60 रुपये में कभी भी बेच सकते हैं, यही ना मतलब हुआ, ठीक है। और प्राइस आपका जो है वो घट गया, तो प्राइस घटकर हो गया मान लीजिए 60 से हो गया 50 रुपया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 50 रुपये में खरीदेंगे और 60 रुपये में बेचेंगे। तो पुट ऑप्शन में इन द मनी ऑप्शन तभी मिलेगा आपको जब आपका प्राइस घटता है, समझ में आया ना, जब स्पॉट प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस से कम होता है, समझ में आया। तो यही 2 चीज़ ध्यान रखना है। इसको मैं आपको टेबल से भी समझा दूंगा, टेबलर फॉर्मेट में भी समझा दूंगा। तीसरा चीज़ है हमारा आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी में क्या होता है दोस्तों, आउट ऑफ मनी का मतलब ही समझता है कि हमारा लॉस हो रहा है। तो लॉस होना, अब हम लोग बात करते हैं पहला कॉल ऑप्शन का। कॉल ऑप्शन मान लीजिए कि 60 रुपये का आपने स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। अब प्राइस बढ़कर मान लीजिए प्राइस घटकर हो गया 50 रुपया, ठीक है। तो आप 50 रुपये में 60 रुपये में खरीद कर 50 रुपये में बेचेंगे क्या, नहीं ना बेचेंगे। तो कॉल ऑप्शन जो है वहाँ पे पुट आउट ऑफ मनी हो जाता है। तो जब भी हमारा स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम रहता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉल ऑप्शन के केस में तो वो हमारा कहलाता है आउट ऑफ मनी, ठीक है। और उसका अपोजिट आप पुट का बात कर लें। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक पुट ऑप्शन ले लीजिए, पुट ऑप्शन ले लीजिए, रिलायंस का शेयर है 60 रुपये का, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। हमने कहा कि 3 महीना में ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। हम चाहें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहें कभी भी 60 रुपये में उस पार्टिकुलर रिलायंस के शेयर को हम बेच सकते हैं। मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़कर हो गया 70 रुपया,
अब आप ये बताइए, हमको खरीदेंगे 70 रुपये में और बेचेंगे 60 रुपये में, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो पुट ऑप्शन में आउट ऑफ मनी कब होगा, यानी लॉस कब होगा? जब हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से कम हो। दोस्तों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, कभी भी रटने का प्रयास मत कीजिएगा, एग्जाम्पल दिमाग में रखिए, सब कुछ क्लियर होगा। आपको मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों। देखिए एट द मनी में तो सिंपल है, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, दोनों आपका बराबर होगा। इन द मनी मतलब क्या होता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब आ जाइए कॉल ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है और आपका कौन सा ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है। तो कॉल ऑप्शन में आपका मतलब है कि आपके पास एक राइट है कि खरीदने का राइट है, ठीक है। तो प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब स्पॉट प्राइस जो है आपका स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यही चीज़ है। अच्छा, फिर पुट ऑप्शन में क्या होगा, पुट ऑप्शन में आप बेचते हैं, तो बेचते हैं तो प्रॉफिट कब होता है, आप सिंपल सी बताइए। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, यही होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आप जब बेचेंगे तो प्रॉफिट कब होगा, तो जब आपका ये जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो, है ना। तो आपका स्ट्राइक प्राइस ही तो सेलिंग प्राइस है, आप जो फिक्स किए हुए अमाउंट, वो आपका स्पॉट प्राइस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, कि स्पॉट प्राइस के इसमें कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी प्राइस पे आप खरीदते हैं, समझ में। चलिए आउट ऑफ मनी की बात करते हैं, यानी आउट ऑफ मनी आपका होता है लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CP माइनस SP, यही होता है ना, CP माइनस SP। तो दोस्तों देखिए, आप यदि कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन में जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो लॉस कब होगा, जब स्ट्राइक प्राइस जो है आपका स्पॉट प्राइस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस केस में ये हो जाएगा। दोस्तों एग्जांपल रखिए सामने, आपको क्लियर सब कुछ दिखेगा, ठीक है। चलिए फॉरवर्ड रेट एज वी स्टेटेड अर्लियर। अब देखिए फॉरवर्ड रेट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो फॉरवर्ड रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को दर्शाता है दो करेंसी का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन प्राइसेस लेस दैन इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सब आपका प्राइस जो प्रीमियम है उसके कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों कुछ फीचर्स देख लेते हैं ऑप्शंस का। पहला फीचर है कि जो प्रॉफिट पोटेंशियल है बायर का वो अनलिमिटेड है। क्यों, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपने ग्राफ देखा था ना, ये वाला ग्राफ ऐसा था, तो ये देखिए ये जो बायर का प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड जा रहा है ना, ठीक है। आप SBI का शेयर का यदि बात करें तो SBI का शेयर आप कितना भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो सेलर का प्रॉफिट पोटेंशियल है, ठीक है, वो भी आपका अनलिमिटेड है। जो भी डिफरेंस है रेट का वो होता है हमारा नेट सेटलमेंट का एक्सचेंज रेट, और बायर जो है एक प्रीमियम देता है, और प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है, वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग मार्केट, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है ऑप्शन से रिगार्डिंग। अब दोस्तों ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता है यदि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ता है, मार्केट मैच्योरिटी बढ़ता है और इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। दोस्तों यदि हम बात करें स्टॉक ऑप्शन की, तो स्टॉक ऑप्शन एक राइट है कि वो इक्विटी को, किसी कंपनी के इक्विटी को खरीद सकता है या बेच सकता है स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि BSE इंडेक्स है, आपको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, ठीक है, उस पर यदि कोई पुट ऑप्शन लगा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि होल्डर को एक प्रोटेक्शन मिल गया कि इंडेक्स में कोई फॉल आएगा तो वहाँ से प्रोटेक्शन मिल गया। और यदि कोई कॉल ऑप्शन लगा दिया तो वहाँ पे एक बायर को पोटेंशियल, जो बायर है उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है, कि राइज इंडेक्स। तो जिस ऐसा ऑप्शन जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं हो उसे कहते हैं प्लान वैनिला ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब दोस्तों हम लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, आइए दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा हमने कि इसको कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे एग्जीक्यूट करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे राइट है, कोई जरूरी नहीं कि ऑब्लिगेशन, ये कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। हमने देखा है कि कभी कभी हम लोग नहीं भी करते हैं, है ना। चलिए उसके बाद दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जो रेट है वो करंट मार्केट कोट पे फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे होल्डर क्या, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि होल्डर स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कर सकते हैं या मार्केट रेट को चूज़ कर सकते हैं, जो भी उनके लिए बेटर हो, कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बैंक का मार्जिन रहता है इसमें, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ता है इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फॉरवर्ड प्रीमियम जो है वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता है दो करेंसी का, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चाहे आपका स्ट्राइक प्राइस हो, वोलेटिलिटी हो, है ना, तो इस बेसिस पे होता है। उसके बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है किसी करेंसी का सेल या परचेज होने का, कोई वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। तो और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का। उसके बाद दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो बायर और सेलर के पास काउंटर पार्टी रिस्क होता है, ठीक है, और कोई मार्केट रिस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चाहे ऑप्शन सेलर हो उसके पास अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन जो ऑप्शन का बायर है उसके पास अपसाइड बेनिफिट है, कोई भी रिस्क नहीं है प्लान वैनिला ऑप्शन में, ठीक है। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक ऐसा बॉन्ड जिसको हम लोग फर्दर आगे जाकर, ठीक है, उसको हम डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड एक डेप्ट प्रोडक्ट होता है, आपको पता होगा।
तो ऐसा बॉन्ड जिसको हम लोग कन्वर्टेबल ऑप्शन क्या होता है, जिसमें बॉन्ड होल्डर के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो बाद में जाकर उस बॉन्ड को इक्विटी में बदल सकता है, और ऐसे ऑप्शन को हम लोग एम्बेडेड ऑप्शन कहते हैं, और इसका प्राइसिंग पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। चलिए, तो ये था हमारा फॉरवर्ड को हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, हम लोगों ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया। तीसरा जो डेरिवेटिव का टाइप है दोस्तों वो है फ्यूचर। मैंने बताया था ना कि डेरिवेटिव का 3 टाइप होता है दोस्तों। यदि आपको इस तरह की पीडीएफ चाहिए इसमें कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, तो आप जो है मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ये पेड पीडीएफ है। तो हमने क्या बताया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन और स्वैप। स्वैप को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, हम लोग फ्यूचर्स पे आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा। नाउ वी विल स्टडी फ्यूचर्स, ठीक है। दोस्तों फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम लोग फ्यूचर एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों फ्यूचर के बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया था, ठीक है, याद कीजिए। सबसे पहला स्लाइड देखिए, ये देखिए, ये वाला आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था जो मैंने बताया था ना, इसमें डे टू डे ट्रेडिंग, मतलब आपका मार्क टू मार्केट वैल्यू होता है, वही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही था, इसमें डेली सेटलमेंट होता था, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको फ्यूचर एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होता है कि सेलर जो है वो एग्री करता है कि वो बायर को एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, करेंसी या कमोडिटी एक स्पेसिफाइड डेट पे, फिक्स प्राइस पे क्या करेगा, डिलीवर करेगा, ठीक है। तो फ्यूचर जो है, जो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है उसको करेंसी फ्यूचर कहते हैं, जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड उसे बॉन्ड फ्यूचर कहते हैं, जो इक्विटी प्राइस से रिलेटेड उसे स्टॉक या इंडेक्स फ्यूचर कहते हैं, और इस सभी को फाइनेंशियल फ्यूचर कहा जाता है। तो एक तो फाइनेंशियल फ्यूचर हो गया, एक होता है कमोडिटी फ्यूचर, जिसमें मान ली डिलीवरी किसका होता है, ऑयल का, मेटल का, एग्रो प्रोडक्ट का, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है स्टैंडर्ड साइज का होता है, प्रीफिक्स सेटलमेंट डेट होता है, ठीक है। करेंसी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं वो यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, CHF, AUD, CAD ये सभी आते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है वो जरा देख लीजिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो बायर और सेलर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो डू नॉट डील विथ ईच अदर, यहाँ पे आपस में डील नहीं करते हैं, ये फ्यूचर एक्सचेंज के साथ डील करते हैं एज काउंटर पार्टी। मैंने आपको OTC और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंस बताया था ना, तो ये फ्यूचर एक तरह का एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो हमारा फॉरवर्ड है वो OTC है, ठीक है। तो यही अंतर है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट का जो सेटलमेंट होता है वो ईच डे होता है, प्रत्येक दिन होता है, और मार्क टू मार्केट डेली होता है, ये मैंने समझाया है आपको ऊपर, ठीक है। और दोस्तों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज पे एक्टिवली ट्रेड किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा जाता है और बेचा जाता है बहुत सारा एक दिन में, ठीक है। दोस्तों यदि हम लोग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की बात करें तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए, और इसमें हेज किस बेसिस पे होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है और बॉन्ड का प्राइस है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, समझ में आपको, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो हमारा थर्ड टाइप है डेरिवेटिव का, वो है स्वैप। मैंने बताया था आपको, पहला था हमारा फॉरवर्ड, दूसरा था हमारा ऑप्शन, तीसरा है हमारा स्वैप, ठीक है। तो स्वैप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्वैप के बारे में पॉइंट सब ध्यान रखिएगा आप। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिए स्वैप के बारे में, इसका मतलब होता है एक्सचेंज समथिंग फॉर अदर। ये एक तरह का OTC कॉन्ट्रैक्ट है, OTC यानी ओवर द काउंटर, ठीक है। OTC कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों ओवर द काउंटर। कुछ दूसरे डेरिवेटिव की तरह ही यहाँ भी स्वैप जो है एक एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में कि कैश फ्लो को एक्सचेंज किया जाता है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों। स्वैप को कैश फ्लो हो सकता है आपका इंटरेस्ट के चेंज के कारण आए, या करेंसी के चेंज के कारण है, या इक्विटी के चेंज के कारण है, ये सब हम लोग समझेंगे। जो भी पार्टीज एग्री करते हैं कैश फ्लो को एक्सचेंज करने का, उसे हम लोग काउंटर पार्टी कहते हैं। जो हमारा भारत में जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है वो होता है माइवॉर के बेसिस पे, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, और इंटरनेशनल फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लाइवॉर के बेसिस पे होता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट बोलते हैं उसे, ठीक है। जो हमारा स्वैप है दोस्तों, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है इंटरेस्ट रेट स्वैप। इसका कुछ टाइप है, हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो टाइप है दोस्तों वो है हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट रेट स्वैप को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप एक तरह का आपका OTC इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट है, जो कि बैंक यूज करती है। इसमें दो पार्टीज जो भी होते हैं उनका अपोजिट नीड होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं दोस्तों, तो आपको ये इंटरेस्ट रेट स्वैप समझ में आएगा कैसे ये काम करता है। मान लीजिए मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट है 7%, ठीक है। ये भारत की बात हो रही है। दो कंपनी है, कंपनी और कंपनी भी, दोनों का अपना क्रेडिट रेटिंग है। क्रेडिट रेटिंग ए का अच्छा है, बी का खराब है। फिक्स रेट जो बैंक से लोन लेने गया, तो दोनों कंपनी गई बैंक से लोन लेने के लिए, तो बैंक ने ऑफर किया फिक्स रेट 10% इसके लिए, और चूंकि इसका खराब रेटिंग है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ा 13%।
और ए के लिए फ्लोटिंग रेट बैंक ने फिक्स किया माइबोर प्लस 4% और इसके लिए माइबोर प्लस 5%। ए ने लोन लिया फिक्स रेट पे, ए ने लोन लिया किस रेट पे? फिक्स रेट पे, और बी ने लोन लिया फ्लोटिंग रेट पे। चलिए ठीक है, ए को ये लगा कि जो माइबोर रेट है वो घटेगा, ए को ऐसा लगा कि जो मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट है वो घटेगा, इसलिए उसका वो फ़ायदा लेना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि फ्लोटिंग रेट लोन उसे मिले। और बी को ऐसा लगा कि माइबोर का जो रेट है वो ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसको वो सेल करना चाह, उस केस में वो सेफ रहना चाहता है, इसलिए वो फिक्स रेट लोन क्या होगा? लेना चाहता है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि पार्टी जो है उनको अपना रेट अच्छा नहीं लगा जो उसने लिया, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो है अपोजिट चाह रहे हैं, जो उनको मिला उसका अपोजिट चाह रहे हैं। ए को मिला फिक्स रेट तो चाह रहा है कि हमको फ्लोटिंग रेट मिले, और बी को मेरा फ्लोटिंग रेट तो चाह रहा है कि फिक्स रेट मिले। ए को फिक्स रेट नहीं अच्छा लगा, ठीक है, और वो मार्केट रेट में जो चेंजेस उसका एडवांटेज लेना चाहता है, और बी को इंटरेस्ट रेट अच्छा नहीं लगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट फिक्स का अच्छा नहीं लगा, तो वो इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना चाहता है। तो दोनों पार्टीज आपस में स्वैप एग्रीमेंट कर लिए, ठीक है। कैसा हुआ स्वैप एग्रीमेंट, आप इसको समझिए। देखिए, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ठीक है। कंपनी ए को बैंक को देना है फिक्स रेट पे पैसा, जो कि पहले कहा गया, और कंपनी एज पर एग्रीड टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट, और कंपनी बी को बैंक बी को देना है फ्लोटिंग रेट पे पैसा। तो आपस में इन दोनों ने क्या बोला कि तुम मत दो पैसा बी को, हम दे देते हैं बी को फ्लोटिंग रेट पे पैसा। और कंपनी बी ने ए को क्या बोला कि तुम बैंक ए को फिक्स रेट पे पैसा मत दो, हम तुमको फिक्स रेट पे पैसा दे देते हैं। तो दोनों पार्टीज एज्यूम करेंगे एक नोशनल अमाउंट को, जो कि कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा। मान लीजिए कि वो अमाउंट जो था 50 लाख का था, तो 50 लाख का नोशनल अमाउंट उन्होंने एग्री कर लिया, ठीक है, जो कि कभी भी वो आपस में एक्सचेंज नहीं करते हैं। चलिए, तो ये हम लोग इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ कि कंपनी ए को 10% देना था, ये हमारा बैंक, इसका ये बैंक है और इसका ये बैंक है, तो कंपनी ए को 10% रेट पे दिया, ठीक है। अब देखिए कंपनी ए को कितना देना पड़ा और क्या देना पड़ा वो जरा समझिए, और कंपनी बी को माइबोर प्लस 5% पे देना पड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ए तो कंपनी बी जो है फिक्स रेट पे दिया। कंपनी बी के लिए फिक्स रेट कितना था? 13%, है ना। तो कंपनी बी के लिए जो फिक्स रेट था वो कितना था दोस्तों? 13% था। और कंपनी ए के लिए जो फिक्स रेट था वो था हमारा 11%, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो था हमारा 10%, ठीक है। अब जरा दोनों के पर्सपेक्टिव में सोचिए कि किसको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो कंपनी ए के बारे में सोचिए, तो माइबोर प्लस 4% उसे देना पड़ा, ठीक है, प्लस 10% उसे देना पड़ा अपने बैंक को, ठीक है, और बदले में उसे क्या मिला? 11% मिला, ठीक है, इधर से। तो उसका एडवांटेज हुआ माइबोर प्लस 3%। कंपनी बी के बारे में सोचिए, माइबोर प्लस 5%, ठीक है, उसे देना पड़ता, और प्लस 11% उसे देना पड़ा है, ठीक है, और उसको फ़ायदा हुआ है माइबोर प्लस 4% का, यानी 12% का। तो दोनों कंपनी को क्या हुआ, उनको इंटरेस्ट रेट जो चाहिए था वो मिला, और 1% लेसर कॉस्ट पे मिला, क्योंकि उसको मिला था 13% पे, अब मिला उसको 12% पे। उसको मिला था माइबोर प्लस 4%, को मिला 3% पे, ठीक है। तो यदि माइबोर बढ़ता है तो कंपनी बी को बेनिफिट होगा, क्यों? क्योंकि देखिए उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, ठीक है, क्योंकि माइबोर कैंसिल हो गया, और यदि घटता है तो कंपनी ए को प्रॉफिट होगा। समझ में आया? तो ये जो टाइप है इसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो यूएस डॉलर के केस में याद रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इसे ही कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट IRS, ठीक है। यूएस डॉलर के केस में जो बेंचमार्क रेट है वो लाइबोर के रेट में, मैंने बताया ना आपको, इंटरनेशनल बैंकों के लिए आपका लाइबोर होता है, ठीक है, और इंडियन के लिए क्या होता है? माइबोर होता है, जिसको कहते हैं मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। और ये डेली 9:50 में NSE के द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अनाउंस होता है। अदर बेंचमार्क रेट जो कि इंडियन मार्केट में यूज होता है वो है 90 डे ट्रेजरी बिल एंड CP रेट इंडेक्स। और अलग अलग बेंचमार्क रेट के लिए मार्केट प्रैक्टिस का अडॉप्ट करने का जिम्मा किसका है? FIMMDA, फुल फॉर्म याद रखिएगा, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, ठीक है। IRS से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका नाम है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, जैसे शॉर्ट में लोग FRA कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। चलिए अब हम लोग करेंसी स्वैप की बात करते हैं। करेंसी स्वैप को समझिए दोस्तों, दो तरह का स्वैप है, एक है हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप, एक है हमारा करेंसी स्वैप। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या था? केवल इंटरेस्ट को एक्सचेंज हुआ, है ना, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल को नोशनल अमाउंट मान लिया गया। तो जो भी इंटरेस्ट रेट था केवल वही एक्सचेंज हुआ। लेकिन करेंसी स्वैप में क्या होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट भी एक्सचेंज होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक कंपनी है टाटा कंपनी, जो कि अपनी भारतीय कंपनी है, और एक कंपनी है ओवरसीज़ कंपनी MNC, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है। तो टाटा का सब्सिडियरी है USA में, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का सब्सिडियरी है भारत में। टाटा का जो सब्सिडियरी USA है उसका नाम है TCS, यानी तिरुपति कुरियर सर्विस,
वो कैपिटल चाह रहा है अपने लोन से, लेकिन TCS यदि US में लोन लेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा क्योंकि वो US कंपनी नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो सब्सिडरी है इंडिया में AWS यानी ऑटोमेटिक विंडो सर्विसेज, उसको सेम प्रॉब्लम मिलेगा, वो भारत में लोन लेना चाह रहा है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो जैसे देखिए इसका क्या इंटरेस्ट रेट है वो देखिए यहाँ पे, US का जो इंटरेस्ट रेट है माइक्रोसॉफ्ट के लिए वो 6% है और टाटा के लिए 8% है, और इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है माइक्रोसॉफ्ट के लिए 15% है और टाटा के लिए 12% है। ये सिचुएशन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपस में दोनों ने करेंसी स्वैप कर लिया। करेंसी स्वैप क्या किया कि टाटा ने अपने लिए 12% के रेट से इंडियन बैंक से लोन लिया, कितना, 50 लाख रुपये का, और उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने US बैंक से लोन लिया $1 लाख का 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यही था ना रेट, ठीक है। और ये मान के चलिए कि उस दिन एक डॉलर का बराबर है 50 रुपया। तो दोस्तों देखिए टाटा कंपनी जो है ये जो 50 लाख रुपया ली है वो किसे दे देगी, माइक्रोसॉफ्ट को दे देगी, और माइक्रोसॉफ्ट जो 1 लाख का लोन लिया है वो दे देगा टाटा को। बस ये बात का ध्यान रखना है कि ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम रहेगा। बोथ पार्टी विल एग्री टू एक्सचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट एट द सेम रेट एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया, ऐसा हम लोगों ने लिया है। जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे सेम रेट एट द एंड ऑफ पीरियड। चलिए तो ये आपस में दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट लिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अब देखिए फ़ायदा किसको क्या हो रहा है वो समझिए। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट से जो 6 लाख रुपया है, ठीक है, तो देखिए जो इंडियन बैंक को 50 लाख का लोन दी उसे तो चाहिए 50 लाख, है ना। तो अब ये तो था हमारा प्रिंसिपल का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल कैसे कैसे जा रहा है वो मैंने समझाया, ठीक है। अब जरा इंटरेस्ट को देखिए, तो इंटरेस्ट बताइए, इंटरेस्ट का देखिए, मैंने बताया ना कि करेंसी स्वैप में दोनों चीज़ का एक्सचेंज होता है, चाहे आपका प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो। अब जरा इंटरेस्ट बताइए, इंटरेस्ट का देखिए कैसे मूवमेंट हो रहा है इस केस में, करेंसी स्वैप के केस में। तो बताइए 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, $6000, और 50 लाख का 12% कितना हो जाएगा, ये 6 लाख हो जाएगा। चलिए तो देखिए दोस्तों इंटरेस्ट जो है ये 6 लाख रुपया, ठीक है, तो टाटा दे रही है अपने इंडियन बैंक को, ठीक है। वो कहाँ से आ रहा है 6 लाख रुपया, वो दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और इस जो माइक्रोसॉफ्ट अपने अमेरिकन बैंक को $6000 दे रही है वो कहाँ से आ रहा है, टाटा से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन है, समझ में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे देखिए ये तो था हमारा केस, और ये मैंने इंटरेस्ट रेट लिखा, ठीक है। AWS के लिए US में इतना है। यदि टाटा टोटल लोन जो है US से ले लेता तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, 6% है 8% हो गया, और ये 15% 12%। तो यदि टाटा हैज़ टेकन लोन फ्रॉम US, टाटा जो है वो US से लोन लेता, मान लीजिए टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता, $1 लाख का लोन लेता 8% पे, यानी $8000, लेकिन इसने कितना पे किया यहाँ पे इंटरेस्ट के रूप में $6000 पे किया। और यदि माइक्रोसॉफ्ट लेता लोन भारत से तो उसको कितना देना पड़ा, 50 लाख रुपया, और इंटू 15% यानी 7.5 लाख, और इसको 6 लाख पे किया। तो एक्सचेंज रेट रिस्क जो है स्वैप के कारण क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज ने आपस में स्वैप एग्रीमेंट किया ताकि एक दूसरे को लोन प्रोवाइड कर सकें लोकल इंटरेस्ट रेट पे, और उन्होंने एक्सचेंज रेट भी फिक्स कर दिया जैसे प्रिंसिपल को स्वैप हो जाएगा एंड ऑफ पीरियड पे। चलिए तो ये जी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ पीरियड द प्रिंसिपल विल स्वैप एट रुपीज़ ओनली। चलिए तो करेंसी स्वैप जो है दोस्तों, यहाँ पे कैश फ्लो ऑफ करेंसी का एक्सचेंज होता है दूसरे करेंसी से, और कैश फ्लो जो हो सकता है प्रिंसिपल के रिपेमेंट के लिए हो सकता है, ठीक है, या आपका इंटरेस्ट के रिपेमेंट के लिए हो सकता है। तो यदि मान लीजिए केवल करेंसी को ही हेज करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ओनली स्वैप, और यदि इंटरेस्ट रेट को हेज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कूपन ओनली स्वैप। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।